आज का टॉपिक क्या है? इंडिया चाइना, इंडो चाइना रिलेशन। इंडो चाइना रिलेशन की शुरुआत कहां से होती है? ये इंडिया है, ठीक, ये अदर कंट्री नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। इंडिया इंडो चाइना रिलेशन की शुरुआत होती है नेहरू के टाइम से। 1947 में इंडिया को क्या मिल गई? फ्रीडम मिल गई। अब इंडिया की जब फ्रीडम मिल गई तो नेहरू को ऐसा लगने लगा, नेहरू की नीति ऐसी थी कि जिस तरीके से हम भारत के प्रधानमंत्री हैं, हमें पूरी दुनिया का प्रधानमंत्री होना चाहिए। दुनिया का प्रधानमंत्री कौन होता है? यूएन का महासचिव। कौन होता है? यूएन का महासचिव। यूएन का जो हेड ऑफ सेक्रेटरी होता है वही कौन होता है? महासचिव। इनकी एक बुआ जी थी, मोतीलाल नेहरू की बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित जो थी वो यूएन की महासचिव बन गई। धीरे धीरे चुनाव हुआ, वो कौन बन गई? यूएन की महासचिव। और जब वो यूएन की महासचिव बन गई तो नेहरू को ऐसा लगने लगा कि बुआ जी सिफारिश कर दी है, जब बुआ जी सिफारिश कर देंगी तो हम भी क्या बन जाएंगे? इसके महासचिव। उसी समय पूरे वर्ल्ड में क्या बवाल चल रहा था? वर्ल्ड में दो गुट ने चल रहे थे। गुट का मतलब होता है टीम। टीम ए में कौन था? अमेरिका। और टीम बी में कौन था? रशिया। दोनों अलग अलग बवाल चल रहे थे। कोई रशिया को सपोर्ट कर रहा था, कोई अमेरिका को। नेहरू ने सोचा कि बहुत बढ़िया टाइम है, क्या कर दो, गुट निरपेक्ष की नीति लिया। गुट निरपेक्ष का मतलब हम किसी भी टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हम किसी भी टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो नेहरू ने क्या कह दिया कि हम गुट निरपेक्ष हैं। गुट निरपेक्ष का मतलब हम किसी भी टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये किसकी नीति थी? गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता। इसको ज्वाइन भी कई लोगों ने कर लिया। इंडोनेशिया है, ठीक, इसके अलावा मिडिल ईस्ट के 2-3 देश थे, बोलीविया है, इन सब ने इसको क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया कि हम किसी के भी तरफ नहीं रहेंगे, ना हम रसिया का समर्थन करेंगे ना अमेरिका का। अब धीरे धीरे ये सब तो बात है, नेहरू के मन में ये बात थी कि हमें क्या बनना, दुनिया में अपनी एक नई पहचान बनानी है। नेहरू हाल में यूएन बना था 1945 में। 1945 में 2 साल बाद भारत का विभाजन हो गया। नेहरू को लगने लगा कि हम सुप्रीम लीडर हो गए। 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई, अकेले कौन बचे? नेहरू। थोड़े दिन बाद जब गुट निरपेक्षता चलने लगी, 1952-53 का टाइम था, लड़ाई हो रही थी, पूरी दुनिया 2 खंडों में विभाजित थी, तो नेहरू को ऐसा लगा कि अभी हमने रिसेंटली एक लड़ाई लड़ी है। किससे लड़ी है? पाकिस्तान से। कब लड़ी है? 1947 में। जैसे ही हम लोग आजाद हुए वैसे ही भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, इंडो पाक, पहला इंडो पाक। अच्छा, पहला इंडो पाक वॉर कैसे हो गया? इसकी कहानी क्या थी? जैसे ही पाकिस्तान बट गया, ये वाला हिस्सा, ये पाकिस्तान बट गया, वैसे ही जिन्ना बहुत महत्वाकांक्षी आदमी था, महत्वाकांक्षी एम्बिशियस आदमी था, उसको केवल अपना दिखाई पड़ता था। जिन्ना ने क्या किया? जिन्ना जान गया अंग्रेजों ने भारत को 3 तरीके से बांटा था। पहला भारत और पाकिस्तान, तो पहला क्या बांटा? पाकिस्तान। दूसरा भारत, बी नंबर पे कौन था? भारत। और सी नंबर पे बोल दिया कि जो भी स्टेट अपने आप में क्या स्वतंत्र रहना चाहते हैं, खुद का देश बनाना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं? अपनी कंट्री को फॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, ये बात सब लोग मान गए, लेकिन एक नहीं माना। कौन नहीं माना? हरि सिंह। हरि सिंह कहां का राजा था? यहां का, कश्मीर का। और कश्मीर का राजा कौन था? हरि सिंह। हरि सिंह का एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था शेख अब्दुल्ला। क्या नाम था? शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला। अच्छा, यहां पे एक दिक्कत क्या थी? कश्मीर में राजा तो हिंदू था लेकिन जनता मुस्लिम थी। अब राजा हिंदू होगा लेकिन इसका प्रधानमंत्री भी मुस्लिम था। इसके जो प्रधानमंत्री था शेख अब्दुल्ला, ये सोचने लगा कि अब जो कुछ है हम ही सुप्रीम है, जनता मेरी बात सुनेगी, क्योंकि मुसलमान हिंदू की बात नहीं सुनेंगे और हिंदू मुस्लिम की बात नहीं सुनेंगे। तो इन्होंने कहा कि एक काम करो, हम सुप्रीम पावर बन जाएं। तो इधर से वल्लभ भाई पटेल ने वीपी मेनन को भेज दिया, वीपी मेनन के सेक्रेटरी थे, कि एक काम करो, इससे कहो कि तुम हमसे मिल जाओ। हरि सिंह ने मना कर दिया। हरि सिंह ने कहा कि हम अकेले रहेंगे, क्योंकि शेख अब्दुल्ला ने कह दिया कि इनके एक छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री से बनने से अच्छा है कि एक छोटे से देश के प्रधानमंत्री बन जाओ। बड़े खुश हरि सिंह एकदम मन में कि अरे हम तो सब कुछ कर लेंगे, हमसे ज्यादा तो कोई है ही नहीं, कश्मीर जो है वो स्वर्ग है, भारत पूरी दुनिया का स्वर्ग है, लोग यहाँ पे आएंगे। ये बात पाकिस्तान को पता चल गई कि यहाँ पे ज्यादातर मुस्लिम आबादी है, तो इसका फायदा उठाया जाएगा, क्योंकि मुस्लिम बहुत ज्यादा शिक्षित होते नहीं है। ये बात सही है कि मुस्लिमों में शिक्षा बहुत कम है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पे इसने तो जो भेजा गया डॉक्यूमेंट, इस पे तो साइन किए नहीं, ना इसने करने दिए। थोड़े दिन बाद 1947 में ही मौका मिल गया किसको? जिन्ना को। जिन्ना ने कहा कि ये भारत में नहीं मिला, ये हमसे भी नहीं मिलेगा, एक काम करो, कबायलियों को भेज दो। कबायली कौन थे? कबायली एक जनजाति थी, कश्मीर की एक जनजाति थी कबायली। कबायली जनजाति को इन लोगों ने क्या दे दिया? हथियार दे दिए, AK-47 दे दी, बंदूक दे दे, कट्टा अट्टा दे दिए सब। और कहां भेज दिया?
कश्मीर में उतार दिया। धीरे धीरे कश्मीर में क्या बवाल हो गया कि कश्मीर में कबायलियों ने लोगों को बहुत मारा, मार कूट के सब बर्बाद कर दिया, पूरा कश्मीर उजाड़ दिया। तो इतना हिस्सा क्या हो गया, पीओके, इतने हिस्से को इसने कब्जा कर लिया। तो 30% हिस्से को क्या किसने कब्जा कर लिया, पाकिस्तान ने 30% हिस्सा जब उसने कब्जा कर लिया भारत का, तो अब भारत सरकार को हरि सिंह का पत्र आया। हरि सिंह ने कहा कि महाराज हमें बचा लीजिए, अगर आप नहीं बचाएंगे तो बवाल हो जाएगा। ठीक है कि बवाल हो जाएगा कैसे, तो पहले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 2-4 गाली दी यूपी स्टाइल में, पागल हो गए बिल्कुल। जब पहले कहा था तो नेता बन रहे थे, अब जाओ लड़ो जाके, तो कहीं नहीं, कैसे लड़े जाके, हम पे सेना नहीं है, एक काम करो हम भारत की सेना तो भेज देंगे, लेकिन तुम्हें करना क्या पड़ेगा, तुम्हें भारत में शामिल होना पड़ेगा। हरि सिंह मान गया, लेकिन इसका जो प्रधानमंत्री था शेख अब्दुल्ला, इसने अपना दिमाग खेल दिया। बहुत कुटिल राजनीति वाला आदमी था, बहुत ज्यादा दिमाग था इसके पास। इसने दिमाग लगा दिया और खेल दिया क्या, इसने कहा कि काम करो, ये कह दो कि हम भारत में मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बोल दो कि पहले भारत को हमारी सुरक्षा करनी पड़ेगी। इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक थे ब्रिगेडियर उस्मानी जो थे, वो ये जगह है बलूचिस्तान। ये क्या है, बलूचिस्तान बलूच रेजिमेंट के कौन थे, कमांडर थे, सुप्रीम कमांडर थे बलूच रेजिमेंट के। इन्हें भारत सरकार ने कॉल किया, तो उस तरफ से जिन्ना ने इनको भी कॉल कर दिया, इधर भारत सरकार ने कॉल किया। जिन्ना ने कहा क्या कि आप हमसे मिल जाइए, आप मुस्लिम हैं। तो ब्रिगेडियर उस्मानी ने मना कर दिया कि हम तुमसे नहीं मिलेंगे, हम भारतीय गणराज्य में मिल जाएंगे। किसमें, इंडिया में। मेजर उस्मानी को नेहरू ने कॉल किया कि जाओ देखो जाके। मेजर उस्मानी उस समय थे, उस बाद में ब्रिगेडियर हो गए। तो जब ब्रिगेडियर उस्मानी को यहाँ भेज दिया गया, तो इन्होंने पीओके में जितने घुसे थे सबको मार कूट के वापस भेज दिया, और जितना पीओके पाकिस्तान के पास है उतना ही रह गया। इसके बाद अब बवाल फिर से भाई धीरे धीरे, अब इसने आतंकवाद का तो घटना शुरू कर दी। अब नेहरू को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। नुकसान का मतलब, कोई भी देश हाल तुम्हारा घर है, हाल बनाओ, ईंटें हाल लगी हुई, और तुरंत आए कोई एकदम पत्थर तोड़ दे तो खराब लगेगा, नुकसान होगा। भारत को भी बहुत ज्यादा नुकसान लग चुका था, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। और वहां से पाकिस्तान की सेना तो लड़ नहीं रही थी, वो तो आतंकवादी थे, कबायली थे, सब आतंकवादी थे, उन्हें तो कोई नुकसान ज्यादा हुआ नहीं। नुकसान किसको हो गया, इंडियन आर्मी को। अच्छा, नेहरू के मन में शुरू से था हमें क्या बनना है, महासचिव। किसका महासचिव बनना है, यूएन का। तो यूएन का जब महासचिव बनना, इन्हें कि एक काम करो, यूएन एक वर्ल्ड वाइड संस्था है, और यूएन में अपना मुद्दा लेके चले जाओ। तो कश्मीर मुद्दा इन्होंने कहां लेके चले गए, यूएन में, और कह दिया कि यूएन इसका समाधान करे। जबकि यूएन किसकी कठपुतली है, अमेरिका की, वो केवल अमेरिका की बात सुनेगा। तो अमेरिका ने काहे बीच में बोल रहे, चुप रहो, लड़ रहे। तो यूएन ने इस मुद्दे को बीच में डाल दिया। इसने कहा कि हम जनमत संग्रह कराएंगे। जनमत संग्रह का मतलब रेफरेंडम। क्या कराएंगे, रेफरेंडम। और रेफरेंडम कराएंगे तो आबादी यहाँ पे किसकी है, मुस्लिम की, तो वो तो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। तो भारत सरकार ने यूएन के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और रसिया से वीटो लगाने के बोल दिया। रसिया ने इसको वीटो कर दिया, इस प्रस्ताव को, कि यूएन का कोई प्रस्ताव, इस प्रस्ताव पे आगे कोई चर्चा नहीं होगी। अब कहीं ना कहीं नेहरू को लगने लगा कि हमारी दुनिया में थोड़ी बहुत नाम हो गया कि हम देखो कश्मीर का मुद्दा यूएन में लेके गए, यूएन में हमारी पहचान हो गई, और साथ में विजय लक्ष्मी पंडित तो थी। तो इन्होंने क्या कर दिया, 1952 में इन्होंने पूरी दुनिया दो तरफ बट गई थी, बताया था, गुट निरपेक्षता की नीति लाई दुनिया में कि हम किसी के साथ नहीं है, ना हम रसिया के साथ है ना अमेरिका के साथ है। ठीक है, ना रसिया के साथ है ना अमेरिका के साथ है, मतलब गुट निरपेक्ष है। अच्छा, इस बात को कई लोग देशों ने मान भी लिया। इसमें फायदा हो गया चाइना को, क्योंकि भारत के पास हाल में बहुत ज्यादा बड़ा युद्ध हुआ था, बड़े युद्ध में नुकसान भी बहुत ज्यादा हो गया था। अब अगर इंडिया किसी से लड़ाई लड़ता हाल फिलहाल में, तो इंडिया की इकोनॉमी चौपट हो जाती। ये बात नेहरू को पता थी। नेहरू 1955 में, कब, 1995 में, 1995 में कहां पहुंच गए, बीजिंग में। कहां पहुंच गए, बीजिंग में, जो कि कहां पड़ता है, चीन में। ये जब पहुंच गए, इन्होंने एक नीति ला दी, एक समझौता कर दिया, जैसे बोलते हैं पंचशील। क्या बोलते हैं, पंचशील में मुख्यतः 5 बातें लिखी थी। पहला, हम लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे, इसमें 2 महत्वपूर्ण थी, बाकी एक भी महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरी, सीमाओं पर विवाद नहीं करेंगे। तीसरी चीज, हम क्या करेंगे, एक दूसरे की अखंडता को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। अखंडता का मतलब है तुम भी एक राज्य हो, हम भी एक देश हैं, अपना अपना देखेंगे। चौथा, आंतरिक मामले में नहीं बोलेंगे। और इस बात का फायदा उठा लिया किसने, चाइना ने कहा कि हम 20 साल की नीति तो हम नहीं मान पाएंगे, हम पहले इसको 6 साल मानेंगे। तो नेहरू ने कहा चलो जितने दिन युद्ध टल रहा है उतने दिन टाल लो। तो 6 साल, कब, 1955 से 1961 तक कौन सा समझौता चला, पंचशील।
उस समय चीन में किसकी सरकार थी? माओ की। किसकी? माओ। ठीक। पंचशील समझौता चला 1961 में, और जैसे ही पंचशील समझौता खत्म हुआ, क्योंकि भारत और चाइना के बीच सीमा का विवाद था शुरू से ही, और ये विवाद छोड़ के कौन गया था? अंग्रेज। अंग्रेज छोड़ के गए थे। कहां कहां विवाद था देखो, ये है इंडिया, ये है तिब्बत, ये क्या है? तिब्बत। तिब्बत के 5 हिस्से चाइना कहता है। तिब्बत को, तिब्बत की 5 फिंगर्स बोलता है। पहला इसका फिंगर बोलता है लद्दाख, दूसरा क्या बोलता है? नेपाल, उत्तरी नेपाल। तीसरा बोलता है नीचे का जो निचला नेपाल है। चौथा बोलता है कौन सा? असम, असम सॉरी भूटान, सिक्किम। चौथा सिक्किम, पांचवा भूटान, सॉरी नेपाल एक, दूसरा कौन है? लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, और पांचवा कौन है? अरुणाचल। ये 5 हिस्से मानता है, 5 फिंगर्स में इसने डिवाइड करके रखा है। और ये किसके हिस्से मानता है? तिब्बत के। अब नीति क्या थी कि हम लोग आंतरिक मामले में विरोध नहीं करेंगे एक दूसरे का, और चाइना ने कर क्या दिया पता है? 1959 में, 1959 में। कब? 1959 में तिब्बत को कब्जा लिया। और जब भी बवाल होगा तो तुम्हारे पड़ोसी सबसे पहले आएंगे। होता भी आपस में लड़ाई हो जाए तो पड़ोसी पहले आए हैं बचाने एक दूसरे को। ठीक है, आपस में जब लड़ाई होती है तो पड़ोसी आते हैं कि रिश्तेदार पहले आए हैं? रिश्तेदार तो जब तक आएंगे तब तक हो जाएगा काम, 2-4 एकदम मरे अरे गली गली में दे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आएगा? पड़ोसी। तो पूरी दुनिया ने इंडिया पे कहा कि तुम क्या करो? तिब्बत का विरोध करो, चाइना का विरोध करो कि इसने तिब्बत कब्जा कैसे लिया। अब विरोध करें कैसे? क्योंकि हम तो पंचशील करके बैठे हैं। पंचशील में सीधी से उसने क्या बोला है? आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और चाइना ने भारत से साफ मुंह में कह दिया कि ये हमारा आंतरिक मामला है, आप इस पे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इंडिया को बात माननी पड़ी। क्यों? क्योंकि नेहरू को क्या बनना था? महासचिव। नेहरू को क्या बनना था? महासचिव। ठीक, तो आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। अब जब आंतरिक मामले में तुम हस्तक्षेप नहीं करोगे, जब पड़ोसी कुछ नहीं कह रहे हो, इतना बड़ा पड़ोसी इंडिया, इतना बड़ा पड़ोसी एशिया का, चाइना का सबसे बड़ा पड़ोसी जो है वो इंडिया है, जब इंडिया ने विरोध नहीं किया तो दुनिया क्यों विरोध करेगी? और धीरे धीरे ये मुद्दा समाप्त हो गया 1959 में। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की नीति, चाइना की नीति क्या है? चाइना हमेशा विस्तारवादी नीति के अंतर्गत सोचता है। विस्तारवादी का मतलब अपना राज्य बढ़ा लेंगे। ये लद्दाख सेक्टर में अब चाइना को लगने लगा कि अब ये लद्दाख किसका हिस्सा है? तिब्बत का। किसका हिस्सा है? तिब्बत का। दूसरी बात उसको क्या लगने लगी? लद्दाख के नीचे नेपाल, नेपाल किसका हिस्सा है? तिब्बत का। ये कहने लगा चाइना। तीसरी उसको क्या लगने लगी? सिक्किम, सिक्किम किसका हिस्सा है? तिब्बत का। चौथा बोलने लगा क्या? भूटान किसका हिस्सा है? तिब्बत का। और पांचवा बोलता है कि ये जो दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा कौन है? अरुणाचल। कहता है अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। समझे? ये चाइना की नीति। अब ये बात सिक्किम वहां पे गया। सिक्किम पहले एक स्वतंत्र देश था, पता है तुम्हें ये बात? सिक्किम पहले भारत का राज्य नहीं था। सिक्किम पहले एक स्वतंत्र देश था, जिस तरीके से कश्मीर था। समझे? 1975, कब? 1975 में सिक्किम भारत के पास आया और कहा कि हमें अपने में मिला लीजिए। लेकिन हमें यह डर लगता है कि आपके देशवासी हमें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, इसीलिए हम आपके साथ 1 साल रहेंगे, उसके बाद परमानेंट रहेंगे। तो भारत सरकार ने इस बात को मंजूर कर लिया 1974 में, और 1975 में सिक्किम भारत का राज्य बन गया। ठीक है, भारत का 22वां राज्य कौन बन गया? सिक्किम। 1975 में, 1975 में। अब चाइना इंडिया के बीच बवाल किसका हो गया? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कभी कभी चाइना कहने लगता है कि हमारा कहां तक है कब्जा? पूरा लद्दाख हमारा है। कभी वो कहता, अच्छा अब एक मन में क्वेश्चन आता है कि लद्दाख में लड़ाई होती है, अरुणाचल में लड़ाई होती है, इसके अलावा भूटान में भी कभी कोई बवाल हो जाता है, सिक्किम में तो अब नहीं होता, सिक्किम में सेना लगी है, वहां भी कभी कोई बवाल कर सकता है, ये कभी नेपाल में बवाल क्यों नहीं करता? इसका रीजन है बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़। नेपाल में पहाड़ इतने ज्यादा ऊंचे हैं कि इसके एयरक्राफ्ट वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। इसी वजह से नेपाल सेफ है। ना इस पे भारत हमला कर सकता है नेपाल पे, ना हमला कर सकता है चाइना, क्योंकि इतनी ऊंचाई पहाड़ों की, अगर तुम एयरक्राफ्ट लेके आओगे तो बहुत ज्यादा अपने साथ एमुनेशन लेके नहीं आ पाएंगे, इसकी वजह से वहां दिक्कत हो जाएगी। तो नेपाल तो बच गया। अब जब नेपाल भारत का तो हिस्सा है नहीं, नेपाल किसका हिस्सा है? नेपाल स्वतंत्र देश है, भारत का तो हिस्सा है नहीं। भारत का हिस्सा क्या है? लद्दाख। 1962 में चीन ने कर दिया भारत पे हमला, क्योंकि 1961 में जस्ट खत्म हुआ था, 1962 में इसने भारत पे हमला कर दिया और दुनिया को, नेहरू को बता दिया क्या? नेहरू को सीधे मुंह में क्या बता दिया कि हमारा पंचशील खत्म हो गया, अब तो हम आप पे हमला कर सकते हैं। तो इस सेक्टर में लड़ाई हो गई। ये कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख में लड़ाई हो गई। 1962 में भारत को हारना पड़ा। भारत युद्ध हार गया क्योंकि भारत नई इकोनॉमी था, और नई इकोनॉमी चौपट हो जाती। चाइना तो अपनी पावर बढ़ा ही रहा था, तो भारत को यहां पे 1962 में भारत चाइना यानी इंडो चाइना वॉर,
इंडो चाइना को दूसरे शब्दों में इंडो साइनो वॉर भी बोलते हैं, इंडो साइनो वॉर। तो इसने जितना हिस्सा कब्जा लिया उसी को आज हम बोलते हैं अक्साई चीन। क्या बोलते हैं? अक्साई चीन। देखो कश्मीर का 30% हिस्सा कहां चला गया? पाकिस्तान के पास, जिसे हम पीओके बोलते हैं। ठीक, इसने 10% इसने कब्जा लिया, कितना हो गया? अक्साई चीन 10%, ये चला गया, क्या हो गया? 40%। अभी जो हम लोगों के पास करंट जो है वो कितना है? 60%। तो 60% JNK हमारे पास, यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर मिला के। बाकी सब कहां चला गया? पाकिस्तान और चाइना। इस जगह पे पड़ता है सियाचिन। अब देखो सियाचिन कितना इंपॉर्टेंट है। इस तरफ से सियाचिन से हम किसको काउंटर करेंगे? चाइना को। इस तरफ से चाइना को, इस तरफ से किसको काउंटर करेंगे? पाकिस्तान को। सियाचिन अगर भारत के पास ना होता तो पाकिस्तान और चाइना कब का कश्मीर हमसे तोड़ चुके होते। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान भी कौन है? सियाचिन। दुनिया का सबसे ठंडा स्थान भी सियाचिन में, मतलब वैसे तो साइबेरिया में, रसिया में, लेकिन भारत का सबसे ठंडा स्थान सियाचिन। -50 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर पहुंच जाता है। समझे? बर्फ कितने पे जम जाती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 से -50। पेट्रोल जम जाता है, डीजल जम जाता है यहाँ पे गाड़ियों का डीजल जम जाता है। समझ जाओ, डीजल हाई फ्लेमेबल है, साधारण नहीं जमता, यहाँ डीजल भी जम जाता है। इसके बाद 1962 में जब लड़ाई हो गई तो कहीं ना कहीं इंडिया को पता चल गया कि अब बवाल हो जाएगा। इंडिया के जो उस समय रक्षा मंत्री थे बहुत बढ़िया आदमी थे, इतने बढ़िया आदमी थे कि भारत में लड़ाई चल रही है, उनका नाम था कृष्णा मेनन। भारत में लड़ाई चल रही है और वो खुद इंग्लैंड में थे, और इंग्लैंड में क्या कर रहे थे? अपने हार्ट का ऑपरेशन करवा रहे थे। ये नेहरू के मंत्री थे। कौन? कृष्णा मेनन। तो कृष्णा मेनन की इसमें बहुत बड़ी गलती रही। इसके अलावा हमारे सैनिकों के पास क्या थे? अच्छे जूते नहीं थे, कैनवास पीटी करने वाले शूज थे, जो पीटी करने जाते हैं स्कूल में, ये शूज थे। अब -50 डिग्री में पीटी करने वाले शूज में लड़ाई लड़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास अच्छी जैकेट नहीं थी, राइफल नहीं थी, इसकी वजह से हम लोग 1962 में हार गए। इसके बाद इंडिया ने भारत की सेना पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया और एक नई चीज की स्थापना, जिसके जैसे बोलते हैं ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसमें जितने भी जवान होते हैं बहुत लंबी लंबी हाइट के रखे जाते हैं ITBP में। तो ये एक तरीके की पुलिस है जो CAPF के अंडर आती है। CAPF मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इसकी सबसे बड़ी शाखा कौन सी? दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस भी किसके अंदर आती है? इसी के अंदर। ITBP की स्थापना 1965 में कर दी गई। ठीक, आगे बढ़ जाओ। अब चाइना समझ गया कि अब इंडिया मानेगा नहीं। अब चाइना ने कहा एक काम करो, इसको डिप्लोमेसी से घेरो। अब चाइना क्या करता है? कहीं बवाल करेगा तावांग में, कहीं बवाल करेगा गलवान में। इसने काफी ज्यादा बवाल किया है गलवान में। गलवान में 2018 में बवाल किया था, 2019 में किया था, 2020 में किया था बवाल। क्या हुआ था? 40 सैनिक 50 मारे गए थे चाइना के। क्योंकि अब यहां पे एक इंडिया को एक प्रॉफिट भी है अगर युद्ध होता है। युद्ध की बात है, थर्ड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल ही रहा है, देख लो। इजराइल ईरान आपस में लड़े जा रहे हैं, रसिया यूक्रेन चल ही रहा है, मिडिल ईस्ट में इजराइल और वो फिलिस्तीन का विवाद सामने आ रहा है। तो एक स्थिति बनती है। इस पे ओवरव्यू क्या लेना है हम लोगों को? अगर भारत और चाइना का युद्ध होता है तो देखो, अगर भारत और चाइना, पहली बात तो चाइना कभी भारत से डायरेक्ट युद्ध लड़ेगा ही नहीं, क्योंकि चाइना में अभी इतनी पावर नहीं है। उसका रीजन क्या है? चाइना ने लास्ट युद्ध कब लड़ा था? 1962 में। 1962 के बाद चाइना ने किसी से लड़ाई नहीं लड़ी, जबकि हम लोगों ने लास्ट युद्ध कब लड़ा था? 1999 में, 1999 में। कब लड़ा था? 1999। कौन कौन सी रेजिमेंट थी? तब हमारे पास रेजिमेंट कम थी। ठीक, अब हमारे पास ITBP, CRPF, इनको भी हम लोग वॉर टाइम में लगा सकते। पहली बात तो इंडियन आर्मी सफिशिएंट है, इसके अलावा ITBP जैसी संस्थाएं हमारे पास हैं। तो और दूसरी चीज एमुनेशंस, उस समय हमारे पास हथियारों की कमी थी, अभी हमारे पास ऐसे ऐसे हथियार हैं। इसके अलावा सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान हमारे पास है, और जब ऊंचाई होगी तो फायदा किसको होगा? इंडिया को, क्योंकि ये है सियाचिन। यहां से हम चाइना को काउंटर करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा हम लोग नेपाल से बढ़िया संबंध बना के रखे हैं, तो नेपाल के एयरपोर्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन चाइना अगर यूज करने आएगा तो चाइना को पहले एवरेस्ट पार करना पड़ेगा। कौन? पहला तो कैलाश मानसरोवर पार करना पड़ेगा, दूसरा एवरेस्ट पार करना पड़ेगा। और जब तक ये कैलाश मानसरोवर पार करेंगे तब तक इनको सियाचिन से खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा तवांग में हम लोगों ने हायर सेना रखी है, राष्ट्रीय राइफल्स को तैनात कर दिया है। राष्ट्रीय राइफल्स हमेशा उन जगहों पर लगाई जाती है जहां लड़ाई की संभावना ज्यादा हो। ये लोग केवल लड़ने में माहिर होते हैं, यूपी बिहार के। इसके अलावा गोरखा रेजिमेंट को हम लोगों ने कहां कहां डिप्लॉय कर दिया है? सिक्किम में। सिक्किम में पूरी कौन सी लगा दी? नामचा बरवा। नामचा बरवा सिक्किम में है, तो नामचा बरवा के आसपास क्या लगा दी है? गोरखा रेजिमेंट। इसके अलावा तवांग वैली में हम लोगों ने गोरखा रेजिमेंट को भेज दिया है, साथ में RR भी है। इसके अलावा बिहार रेजिमेंट के साथ सिख रेजिमेंट भी लगा दिए तवांग वैली में, अभी रिसेंटली बवाल हुआ था। इसकी वजह से चाइना वाला बॉर्डर अब सेफ हो गया है। और चाइना अगर युद्ध लड़ता भी है तो वो उसको इस बार
काफी हारेगा जीतेगा अलग बात है, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान लग जाएगा। इतना ज्यादा नुकसान लग जाएगा कि भारत उससे व्यापार बंद करने की कगार पे आ जाएगा। क्योंकि अब भारत अपना व्यापार ज्यादातर किससे बढ़ा रहा है? अमेरिका से। अमेरिका की एप्पल कंपनी कहां लगा दी? इंडिया में। क्यों लगा दी? क्योंकि भारत में मोबाइल का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। एप्पल के साथ साथ और भी देशों की, कोरिया है, ताइवान है, ये सब की बवाल हो जाएगा। तो चाइना इस तरफ से घेरा जा रहा है। अब चाइना ने एक पॉलिसी चलाई है, पल्स। चाइना क्या करता है कि इंडिया को चारों तरफ से काउंटर करने की सोच रहा है। ये क्या है? ये क्या है? श्रीलंका। ये क्या है? श्रीलंका। यहां पे दक्षिणी चीन सागर, साउथ चाइना सी, इसको बोलते हैं साउथ चाइना सी। ये है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बगल में ईरान। अब चाइना ने नीति क्या बनाई देखना, यहां पे है ग्वादर, सॉरी, यहां पे मलक्का पास, ये यहां पे अंडमान निकोबार अपना, और यहां इंडोनेशिया में पड़ता है मलक्का पास। मलक्का एक जगह का नाम है, वहां से शिप निकलते हैं। अब चाइना ने एक पॉलिसी क्या बनाई, उसने पहले बातों में फंसाया किसको? श्रीलंका को। श्रीलंका से कहा कि एक काम करो, तुम्हारे यहाँ अंडर डेवलपिंग है, तुम्हारे यहाँ कुछ डेवलप नहीं हुआ है, हम तुम्हारे यहाँ सब चीज डेवलप करेंगे, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें अपना जो बेस है वो मिलिट्री बेस बनाना पड़ेगा चाइना का। और इसकी बातों में कौन आ गया? श्रीलंका इसकी बातों में फंस गया। तो इसने अपना एक बेस कहां बना दिया? श्रीलंका में बना दिया। ठीक, बना दिया। इसके अलावा इसने, पाकिस्तान तो गधा है, पाकिस्तान की बात, ठीक है, सुमर से क्या बात कर रहे हो, ठीक है, तो ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में एक पोर्ट है, जगह क्या नाम है उसका, क्या नाम है? कराची। कराची में एक पोर्ट है, ठीक है। ईरान में चाबार है, और कराची में कौन सा है? ग्वादर। कराची में कौन है? ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट कराची में पड़ता है। अब इसने कराची में अपना ग्वादर पोर्ट ले लिया, किससे? पाकिस्तान से। इसके अलावा इसने यहां पे ताइवान पे हमला किया, फिलीपींस पे हमला किया, तो फिलीपींस को हम लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल बेच दी ब्रह्मोस, ठीक है। अब अगर पाकिस्तान फिलीपींस पे हमला करता है, चाइना फिलीपींस पे हमला करता है, तो फिलीपींस वापस जवाब किसको दे सकता है? चाइना को, और चाइना को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अब देखो, इसने घेरना शुरू किया। क्या घेरना शुरू किया? इस तरीके से घेरना शुरू किया। इंडिया ने कहा अच्छा तुम हमको घेरोगे, पिताजी हैं हम तुम्हारे। कौन है? इंडिया पिताजी है कि नहीं? हमको घेरोगे, चलो घेरो, कोई बात नहीं। इंडिया ने ईरान को कॉल किया, हेलो ईरान, हाँ तुम बहुत बड़े नेता हो, तुम बहुत बड़े नेता हो कि अच्छा तो एक काम करो कि हमें अपना एक पोर्ट दे दो। कि अरे महाराज कैसी बात, बिल्कुल। तो ईरान ने अपना पोर्ट इंडिया को दे दिया, चाबहार पोर्ट। कौन सा पोर्ट दे दिया? चाबहार पोर्ट। ध्यान से देखना, यहां पे हम लोगों को मिल गया चाबहार पोर्ट। यहां पे अपना कौन सा है? विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम। और नीचे है तमिलनाडु। तमिलनाडु से हम लोग आराम से किसको काउंटर कर सकते हैं? श्रीलंका को। इसके अलावा हमारा यहां पे मलक्का पास है। चाइना का 70% व्यापार, किसका? 70% पेट्रोलियम का व्यापार कहां से होता है? मलक्का सी से, तो मलक्का पास से। कहां से होता है? मलक्का पास। और मलक्का पास कहां पड़ता है? इंडोनेशिया। मलक्का पास कहां पड़ता है? इंडोनेशिया। यहां पे अपना क्या है? अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार से हम लोग किसको बंद कर सकते हैं? मलक्का पास को। इसी वजह से चाइना पूरी दुनिया में एकदम पागल सा घूम रहा है, क्योंकि हम लोग नेवी की तो बात अलग है, नेवी जब भी उतरेगी तो सब बर्बाद करके छोड़ेगी। नेवी हम लोगों ने कहां बसा दी? अंडमान निकोबार। इसके अलावा दूसरी कहां बसा दी है? विशाखापट्टनम। तीसरी मुंबई, ठीक, तमिलनाडु। तो नेवी हम लोग चारों तरफ से, चाबार में अपने पोर्ट है, ठीक। इसके अलावा हम लोगों ने एक और समझौता किया है, किससे? उज्बेकिस्तान से, कि एक काम करो, जब भी हमें यूज करना होगा हम उज्बेकिस्तान यूज कर लेंगे। किसके लिए? हम अपने लिए, आर्मी के लिए हम उज्बेकिस्तान यूज कर लेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने अफगानिस्तान से समझौता किया है। अफगानिस्तान से भी हमारा समझौता, हम लोगों ने वहां पे अपने स्कूल डेवलप किए हैं, हॉस्पिटल डेवलप किए हैं। कहां पे? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में स्कूल, हॉस्पिटल। तो अफगानिस्तान के तालिबान भी भारत के साथ हैं। अब बताओ चाइना और पाकिस्तान कहां से आएगा? ठीक, चाइना में तो क्षमता तो बची नहीं। चाइना अब कभी भी अब चाइना ने इसको काउंटर करने के लिए दिमाग फिर से लगाया। इसने कहा एक काम करो, हम एक सड़क बनाएंगे, सीपीईसी। क्या बनाएंगे? सीपीईसी। जो यहां चाइना का एक प्रांत है, इसका नाम है सिंजियांग। क्या नाम है? सिंजियांग। ये पाकिस्तान का पोर्ट, क्या नाम है इसका? ग्वादर। तो ग्वादर से सिंजियांग प्रांत के बीच एक सड़क बना रहा था, जो कि पीओके से गुजर रही थी। भारत ने यूएन में इस पर प्रस्ताव लगा दिया और रसिया ने वीटो कर दिया कि नहीं, चाइना ये सड़क नहीं बना सकता है। अगर उसको बनानी है तो वो ऊपर से लेके आए, क्योंकि ये किसके में? इंडिया के हिस्से से निकल रही है। अब तुम समझ रहे डिप्लोमेसी। तो भारत का जो इस समय जो विदेश नीति है वो चाइना के खिलाफ बहुत आक्रामक है। तुमने देख भी लिया, तावांग वैली में देख लिया, गलवान वैली में देख लिया। अब भारत के लोग चाइना के साथ बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। हम लोगों को करना क्या चाहिए? हम लोगों को चाइना का जितना हो सके बहिष्कार करना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि बहिष्कार की नीति गांधी की नीति है। गांधी ने क्या कहा था, किसी किसी को भी भगाना है तो बहिष्कार अपना दो, उससे बोलना बंद कर दो, उसके साथ घूमना बंद कर दो, उसके साथ खाना पीना उठना बैठना बंद कर दो, उसकी चीजें यूज करना बंद कर दो, वो आदमी अपने आप तुमसे दूर चला जाएगा, भाग जाएगा। तो ये हमारी नीति है, हमें कम से कम क्या करना चाहिए, चाइना के फोन, चाइना की बैटरी, ये सब कम से कम यूज करना चाहिए। बाकी की क्लास आगे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।